तो देखिए इसमें हम लोगों को स्टडी करना है आर्गेंट प्लेन या इसी का नेम है हमारा गॉसियन प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन। अब ये होता क्या है, अब इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम प्रीवियस क्लास में जाते हैं पहले। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कार्टेशियन प्लेन, मींस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज डिनोटेड बाय एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस। तो यहां पे अगर कोई हम लोग पॉइंट लेते थे, पॉइंट पी, तो ये क्या होता था ए बी, ये एक नंबर्स होते थे, ये नंबर होते थे, कोई नंबर होते थे, और ये एक्स के लिए होता था और ये वाई के लिए होता था। गॉसियन प्लेन और आर्गेंट प्लेन हमारा सेम यही है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस ही, बस डिफरेंस क्या है, वी टेक ऑन एक्स एक्सिस पे हम लोग रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा क्या करता है, रियल पार्ट को शो करता है और ये क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है हमारा, पॉइंट पी, ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड विथ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एसोसिएट होगा एनी कम्प्लेक्स नंबर से। इट मींस ये क्या होगा हमारा z इक्वल टू a प्लस आई बी, कुछ ऐसा रहा होगा। तो यहां से जो पार्ट रहा होगा a, और यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट की अगर बात करें तो ये क्या रहा होगा b। सो दैट इज कॉल्ड द आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन। एक बार हम लोग फिर से स्टडी करते हैं इसको। एक्स एक्सिस पे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट को शो करते हैं एंड वाई एक्सिस पे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को, और ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही लिखते हैं। बट दिस ऑर्डर पेयर एसोसिएटेड विथ अ कम्प्लेक्स नंबर, किसी न किसी कम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट होगा। सपोज हमने लिख दिया z इक्वल टू a माइनस आई बी, a माइनस आई बी। तो ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है कि ये क्या होगा, इसका ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा, a माइनस बी बना। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा, a माइनस बी। किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सपोज यहां हो जाइए फोर्थ ना, a माइनस बी, फोर्थ क्वाड्रेंट, a माइनस बी, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये y वाला पार्ट नेगेटिव है, तो y वाला पार्ट नेगेटिव हमारा कहां आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। इसी तरह से अगर हमारा माइनस ए और बी रहता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, या बोथ माइनस होते हैं हमारे तो क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अब ये हमने क्यों बताया, ये आगे आपको पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्यों आपको एक्सप्लेन किया कि ये और ये पार्ट इस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं ना। तो अब बात आता है हम लोगों का नेक्स्ट, जो हम लोगों का टॉपिक है। सपोज हमने ये पार्ट ले लिया, यहां पे ये हमारा जेड था। अगर हमको जेड बार बनाना है, देन इस पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव करते हैं। तो इसका मतलब है कि मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मिरर इमेज क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट में अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो क्या होता है, वाई पार्ट में क्या होता है हमारा, निगेटिव हो जाता है, वाई पार्ट विल बी निगेटिव। तो यानी हमारा क्या होगा, इसका जो जेड बार होगा वो हमारा ये हो गया, और इसकी वैल्यू होगी a माइनस, यानी किसी भी कंप्लेक्स नंबर के कंजुगेट का डायग्राम अगर बता रहा है तो अबाउट एक्स एक्सिस उसका मिरर इमेज लेना, अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई के पार्ट में हमको निगेटिव करने होते हैं, वाई के पार्ट को निगेटिव करने होते हैं, वो हमारा कंजुगेट हो जाता है। ठीक है,
अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म, न पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लेक्स नंबर। और इसमें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, ये सारी चीजों को जानना जरूरी है कि आखिर पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आती है जिससे कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि दैट इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा हो गया नेक्स्ट पार्ट पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ओके। हमने एक पॉइंट ले लिया सपोज ए और बी इस प्लेन में, ठीक है, और ये पॉइंट पी हुआ। तो ये पॉइंट पी ए बी क्या है, एसोसिएटेड विथ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो यानी पी ए बी जो हमारा है वो क्या है, एक तरह से z इक्वल टू ए प्लस आई बी ही तो है। ये क्या है हमारा a प्लस आई बी है। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस अगर निकालना है हमको ओपी का डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सो ओपी इज द मॉडुलस ऑफ जेड, और इसी मॉडुलस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं। सॉरी, मॉडुलस ऑफ जेड को हम लोग जो है मैग्नीट्यूड और मॉडुलस और मैग्नीट्यूड दो लैंग्वेज इसको बोलते हैं। मॉडुलस बोला इट मीन्स मॉड ऑफ जेड, या मैग्नीट्यूड भी बोला तो क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड ही होगा। और ये किसके इक्वल हो जाता था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अगर हम ये पार्ट को हम रेडियस शो कर दें आर, यानी कह रहा है कि आर यूनिट का कोई रेडियस ले लें और वो यहां से स्विप करके यहां पे पहुंच गया, तो ये क्या है, आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ही तो होगा, आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। और ये जो स्विप हुआ इसकी एंगल क्या हो गई, थीटा हो गई। तो कोई भी अगर हमारा डायग्राम रिप्रेजेंट होता है आर एंड थीटा के टर्म में, आर एंड थीटा के टर्म में, सो दैट इज कॉल्ड द पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर एंड थीटा के फॉर्म में अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको लेकर के हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सपोज ए की बात करें, क्योंकि ए प्लस आई भी है हमारा, ए प्लस आई भी हमने कम्प्लेक्स नंबर लिया है। तो अगर हम ए की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री यहां यूज करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा यहाँ पे। तो ये बेस है, तो हाइपोटेनस के साथ कॉस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा बेस निकल जाएगा। तो हो गया a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, यही दोनों वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यही दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, जेड अब हमारा कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, आर कॉमन ले लिया हमने, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड दिस इज नोन एज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमने कहा ना कि पोलर फॉर्म क्या होता है, आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आर एंड थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया ये, तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर फॉर्म ऑफ जेड हो गया। अब आर की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, आर की वैल्यू देखिए हमने ये कहा
कि R इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। दिस मीन्स ठीक है, R तो आसानी से निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, R को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात हम करते हैं इसकी थीटा की, कि ये आर्गुमेंट ऑफ ये थीटा क्या होता है। तो जनरली थीटा क्या होता है हमारा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। इन शॉर्ट टर्म इसको हम लोग कहते हैं ए आर जी ऑफ जेड। और इसका एक अदर नेम भी है एम्पलीट्यूड, ये भी ध्यान में रखिएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलेगा या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ओके, तो यहां पे लिख दीजिएगा आर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसके आगे आप लिख दो आर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको देखिए यहां पे अगर हम आए तो यहां से हम लोग लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए मॉडुलस है। अब ये मॉडुलस क्यों हमने लिया है ये अभी आपको आगे बताएंगे। तो यानी रियल पार्ट डिवाइडेड इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट, इससे हम लोग निकालते हैं थीटा की वैल्यू, अब फिर यहां पे पुट करते हैं न। लेकिन इतना आसान नहीं है थीटा की वैल्यू जो है निकाल करके हम लोग आसानी से रख दें। क्यों नहीं है ये देखिए, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होता है, उसको अगर हम लोग जान लेंगे तो आराम से कर लेंगे न। तो इसको हटा दें। देखिए फर्स्ट डायग्राम हमने यहां बनाया, ये हमने थीटा लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पहले थीटा के बारे में जान लीजिए। थीटा क्या है, थीटा जो है मेक द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है पॉजिटिव साइड में, उससे जो एंगल फॉर्म करेगा दैट इज थीटा। अब वही हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। ओके, अब सेकेंड डायग्राम हम लोग ले लेते हैं, ये यहां पे लिखिए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया माइनस ए और बी, यानी इस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा माइनस ए प्लस आई बी। जैसे ही माइनस ए प्लस आई बी हुआ यानी रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो कहेंगे अर्गेन डायग्राम लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा हुआ, ठीक है। तो ये थीटा हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, मान लीजिए थर्ड में हो गया, तो क्या होगा माइनस ए माइनस बी, यानी बोथ पार्ट आर निगेटिव, बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ निगेटिव। तो अगेन डायग्राम लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस केस में हमारा क्या होगा, अभी तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये थीटा होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा ए माइनस बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज इसकी डिग्री, इसकी एंगल पाई बाई 4 हो जाता है, ठीक है। तो पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई अंडर रूट या 1 होगी। टेन थीटा की अगर बात करें तो पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी। तो क्या टेन थीटा में या टेन की वैल्यू केवल पाई बाई 4 के लिए ही 1 है। अगर हम
जनरल फॉर्म में लिखें तो बहुत सारे जो है थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो आखिर हम कौन सी वैल्यू लें, 3π/4 लें कि π/4 लें, कौन सी वैल्यू लें? तो यहां पे ये कहा गया कि आपको जो थीटा की वैल्यू लेनी है वो लेस देन -π एंड ग्रेटर देन -π एंड लेस देन और इक्वल टू π, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा लेना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, और वो किस में बिलोंग करना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इस सब डायग्राम को एक बार फिर अगेन जो है स्टडी करते हैं ना। तो देखिए यहां पे अब हम अगेन एंगल लेंगे, यहां पे मेन समझना आपको। तो हम कोई एक अनदर एंगल लेंगे, लेट अल्फा बी एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की बात नहीं कही, केवल एक्स एक्सिस की बात कही, यानी वो किसी भी डायरेक्शन से बना सकता है। ओके, तो सपोज हमने यहां पे अल्फा ले लिया, तो हम निकालेंगे tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस b/a। फॉर्मूला हमारा सेम होगा, माइनस एक होगा tan अल्फा इक्वल टू b/a, और ये जो थीटा की वैल्यू है इसके अंदर में हमारा बिलोंग कर रहा है, इस अल्फा की वैल्यू हमारे इसके अंदर में बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, यानी थीटा और अल्फा की वैल्यू सेम होगी इस केस में। क्यों, इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहां पे हमने अल्फा ले लिया, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला हमारा वही b/a, इससे हम अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा फाइंड आउट हो जाएगा। हमने कहा प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बुक में क्या किया है कि a इक्वल टू r sin थीटा, b इक्वल टू r cos थीटा निकाल के फिर उसको डिवाइड किए हैं, उससे करके फिर जो है tan थीटा की वैल्यू निकाले हैं। लेकिन अगर आप इससे करते हैं तो आप देखिएगा मिनटों में आपको क्वेश्चन आ जाएगा और कभी रॉन्ग भी नहीं होगा। तो अगर हम यहां पर लिखें तो देखिए अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये टोटल तो पाई है, तो ये पाई माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉक ही जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। ये हमारा मेजरमेंट क्या है, थीटा का एंटी क्लॉक ही है नहीं, ये इधर से एंटी क्लॉक ही तो है थीटा में, तो ये हमारा पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। अब यहां पे आइए, ये एंगल हमने अल्फा ले लिया, ये एंगल अल्फा ले लिया, तो अब देखिए यहां से अगर हम वैल्यू लेते हैं तो ये b होगा और ये a होगा, ये -b होगा और ये a होगा, तो मॉडुलस ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, b/a ही हो जाता है। तो यहां पे tan अल्फा इक्वल टू b/a। अब यहां पे रखिए इस अल्फा की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है, और ये हमारा क्या थीटा है, थीटा के टर्म में अगर हमको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, तो क्या करेंगे, अब ये हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -पाई माइनस थीटा, ये हो गया पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हो गई पाई माइनस थीटा, बट क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आर्गन डायग्राम है हमारा, तो क्या होगा -पाई माइनस, यहां पे देखो बराबर कर रहा है अल्फा, पाई माइनस अल्फा नहीं, थीटा की वैल्यू। यहां देखो तुम लोग बोले भी नहीं कि सर थीटा निकालना है नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए, ये हो गया a प्लस आई बी
ना, इतना ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है अल्फा के फॉर्म में, न कि अल्फा की वैल्यू थीटा के फॉर्म में। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा। और यहां पे क्या होगा, हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई माइनस अल्फा, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई, इस साइड हो गया। यहां देखो ये हमारा क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर हम इसको डिनोट करें तो क्या करेंगे, ये माइनस थीटा हो गया, माइनस थीटा हुआ। और ये वैल्यू अगर हम ले तो क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा और माइनस थीटा इक्वल ही तो होगा। और ये हो गया हमारा पाई माइनस अल्फा के साथ माइनस लगा दिया। लेकिन अगर हम इसमें आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे ये टोटल अल्फा है और हमको लेना यहां पे, तो ऑलरेडी क्या होता है, ये राउंड हो गया। तो यहां पे जो होता है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा के इक्वल हो जाता है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अर्गेन डायग्राम होता है तो अल्फा इक्वल टू थीटा के होगा, या थीटा इक्वल टू अल्फा के, क्योंकि उल्टा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। थीटा इक्वल टू अल्फा के। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर अर्गेन डायग्राम हमारा बिलोंग करता है तो ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अर्गेन डायग्राम हमारा बिलोंग करता है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग करता है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम एक आध क्वेश्चन वाले कर लेते हैं, नहीं उसके बाद एग्जाम्पल नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल से हम लोग को और क्लियरिटी आएगी कि आखिर सर ने ये सब पढ़ाया तो क्यों कराया, बिना मतलब के घुमा दिए जो है सर, इतना मार पाई माइनस अल्फा पाई माइनस थीटा पता नहीं क्या क्या बता दिए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं किसी बुक में। हाँ नहीं, क्वेश्चन से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि ये हमारे करने का पर्पस क्या रहा है और मैंने आखिर बताया क्यों। तो जाहिर सी बात है कि इजी करने के लिए हम लोग बताए हैं। तो क्वेश्चन सब थोड़ा सा निगेटिव वगैरह वाला ही लेंगे। एग्जाम्पल 8 दिया है -16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अंडर रूट 3। देखिए इसको, ये तो जेड है हमारा, तो पहला स्टेप क्या होता है, कन्वर्ट इनटू द ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस आई अंडर रूट 3 एंड 1 माइनस आई अंडर रूट 3। तो ये सॉल्व हो गया -16 प्लस 16 अंडर रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 1, फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3, नहीं तो इसको फिर कट कर दे 4 एंड 4। अब ये हो गया हमारा -4 प्लस 4 अंडर रूट 3 आई, ये जेड की वैल्यू हो गई। नाउ इन दिस, अब यहां पर लिखेंगे इन दिस केस द अर्गेन डायग्राम लाइक, इसका जो ऑर्डर पेयर क्या होगा, -4 एंड 4 अंडर रूट 3। इसका ऑर्डर पेयर क्या हो गया, -4 एंड 4 अंडर रूट 3। सो इन दिस केस अर्गेन डायग्राम लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप इस तरह से एग्जाम में आप डायग्राम बना दोगे, ये बार बार लिखने का जो झंझट होगा वो खत्म हो जाएगा आपका, कि अल्फा क्या है थीटा क्या है, इससे आप बच जाओगे। तो हमने ये ले लिया, ये -4 अंडर रूट 3 और ये अल्फा ले लिया, एंड दिस इज थीटा। सो हियर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले पोलर फॉर्म में हम लिख देते हैं
पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। हम पहले r की वैल्यू फाइंड आउट कर लें ना। तो r की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं 4 4 जा 16 और क्या हो जाएगा ये 48 ना, 48 होगा। तो कितना हो गया 64 ना। अच्छा इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिखाया है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब मॉडुलस होता है तो इसे भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं थिंक करना है। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टेन अल्फा इक्वल टू रियल पार्ट डिवाइडेड बाई इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट मॉडुलस। तो हमने लिखा टेन अल्फा इक्वल टू बी बाई ए फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये हो गया b की वैल्यू क्या हो गई 4√3 डिवाइडेड बाई -4√3 सॉरी 4 10 अल्फा, ये कट हो गया तो हो गया √3, मॉडुलस से बाहर कर लिया। अब √3 10 में किसकी वैल्यू है π/3 की ना, पाई के फॉर्म में लिखेंगे आप लोग आंसर। अब डिग्री वाला भूल जाइए ना, वो क्लास 10 तक चलता था। अब रेडियन के फॉर्म में ही हम लोग लिखेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई π/3, बट ये π/3 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये आर्गुमेंट हमारा नहीं है। आर्गुमेंट क्या होगा थीटा होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई π-π/3, दिस विल बी इक्वल टू 2π/3 ना, 2π/3 ये हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर और थीटा की पोलर फॉर्म में। तो अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, आर की वैल्यू क्या हमारी कितना था 8 ना, 8 और ये हो गया आर cos थीटा। तो cos π/3 प्लस 2π/3 प्लस है ना आई साइन 2π/3, ठीक है। अब सुने, अब कुछ लोग कहते हैं सर ये इसकी वैल्यू ही तो पुट करते हैं। यार आप वैल्यू पुट करोगे तो फिर ये आ जाएगा ना, समझ की बात है। तो ये